मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो आपके मॉक टेस्ट में हमेशा पूछा जाता है। इन सवालों की अगर मैं बात करता हूं तो ये सवाल सिंपल वे में समझिए। पहले क्वेश्चन में पूछता है सेगमेंट दैट कंटेन्स स्पेलिंग एरर, यानी आपको इस क्वेश्चन में एक स्पेलिंग एरर लेकर आना है। अब यह स्पेलिंग एरर इन चार सेंटेंसेस में किसी एक में है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर निकालना है तो जिंदगी में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि एरर निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टफ वर्ड। जैसे कि यहां पर ग्रामेटिकली क्या दे रखा है, प्रीक्यूरियस, ये सुनो। यहां पर क्या दे रखा है, डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है क्रिमिनल नेचर, एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट वर्ड दे रखा होगा यहाँ पे डिसमिस्ड, और मेरे बच्चे यहां पर एक वर्ड दे रखा है हियरिंग और ज्यूरी। कहता है इन सभी शब्दों में से आपको एक बेस्ट वर्ड निकालना है। भाई बेस्ट वर्ड आप निकालोगे तो पता चल जाएगा ना। अब यहां पे कहता है मेरे बच्चे प्री क्यूरियस होता है या प्री कैरियस होता है, दोनों वर्ड्स आप लोगों को समझे। अब मेरे दोस्तों यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं बच्चे कि प्री क्यूरियस नहीं होता, जो राइट आंसर होगा वो होगा प्री कैरियस। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसका मीनिंग मेरे बच्चे एग्जैक्टली क्या आएगा, प्री कैरियस। जो आंसर है ना कि प्री क्यूरियस है। अब प्री क्यूरियस का मीनिंग मेरे बच्चे क्या होता है, प्री क्यूरियस सॉरी प्री क्यूरियस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, रिस्की। यस और नो, रिस्की नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे आपको सीधा सीधा यहां पर एक शब्द मिलेगा जिसको मेरे बच्चे यहाँ क्या बोलते हैं, अनसेफ। इज दैट क्लियर और नॉट। अब यहां पर एक आता है डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग भी बता देता हूं। डेलिक्वेंसी वर्ड जो बनता है वो डेलिक्वेंट से बनता है। अब डेलिक्वेंट एग्जैक्टली क्या होता है मेरे बच्चे, एग्जैक्टली ये शब्द मेरे दोस्तों जो यूज किया जाएगा वो क्रिमिनल के लिए यूज किया जाएगा। आपको ना एक एक वर्ड समझना होगा। वोकैबुलरी देखो पेपर में बहुत ज्यादा आती है, इवन क्लोज टेस्ट भी आते हैं। तो आज का जो पेपर है नो डाउट उसका लेवल बहुत अच्छा है। आप मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को समझना, आपको पता चल जाएगा। तो ये था मेरे बच्चे पहला एग्जाम्पल जो आपकी नजर में आया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट बेटा। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन को बेटा आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये सवाल है fill in the blanks का। मेरे बच्चे ध्यान से समझना, fill in the blanks। अब इसके ऑप्शन विल डिसाइड कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। आप इसके ऑप्शन को देखिए। जब इसके ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको आंसर ना दिखना शुरू हो जाएगा कि यार एग्जैक्टली आंसर आएगा क्या। मैंने कहा सर ठीक है। इस सवाल को पढ़ के देखा आपने, कहता है भैया आंसर बताओ। मैंने कहा सर ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा। अब आंसर करने के लिए एग्जैक्टली करोगे क्या। लिखता है एसडीओ इज द हेड ऑफ द सब डिवीजन ब्लैंक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस क्वेश्चन में दो ब्लैंक्स पूछ रहे हैं। जब दो ब्लैंक्स पूछेगा तो जाहिर सी बात है दोनों ब्लैंक्स में से एक आंसर लगाना होगा। अब आपको बताना है कि एग्जैक्टली आंसर आएगा क्या। पहली बात मेरे बच्चे, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये क्या लिखा है, एसडीओ। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं एस डी ओ लिख रहा हूं तो पहली बात ये एस डी ओ है क्या। अब मेरी बात समझना, ये एस डी ओ है क्या। ये एस डी ओ एक एब्रीविएशन है। इसको मेरे दोस्तों सिंपल शब्दों में क्या कहा जाता है, एब्रीविएशन। मेरी बात समझना, एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन एग्जैक्टली होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। जैसे आईपीएस, एमएलए। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये सुनो। एक आईपीएस हो गया, एक एमएलए हो गया, एसडीएम हो गया, एसडी हो गया, पीएम हो गया, एमपी हो गया। सो दीज आर एब्रीविएशंस। अब जब एब्रीविएशन की बात की जाती है तो एस ऐसे लिखा जाएगा। तो जो एस लिखा जाएगा उसका जो ये ए है ये साउंड करेगा एन को, क्योंकि एक वॉवल्स है। और वॉवल्स के केस में हमेशा मेरे दोस्तों में जो क्या लगाना होगा, एन लगाना होगा। तो यहां पर मेरे दोस्तों यहां पर क्या आ गया, एन आ गया। यहां तक कोई दिक्कत बचे, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो, यस और नो। अब अगला सवाल आता है कि भैया दूसरे ब्लैंक में एग्जैक्टली क्या आएगा। मैंने कहा सर ठीक है। तो एन एस डी ओ इज द हेड ऑफ द सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट यहां एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्वालिटी बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, गवर्नमेंट की है। बेशक दोनों नाउन है लेकिन क्वालिटी तो गवर्नमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की बता रहा है ना। तो जब यहां पे ऑर्गेनाइजेशन आ गया और गवर्नमेंट आ गया तो मेरे बच्चे यहां सिंपली क्या आएगा, ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स द पॉइंट। कोई डाउट बेटा। कोई भी सवाल निकालो, लॉजिकल निकालो और सोच समझ के निकालना। क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे हैं, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए बेटा एक बार, और आंसर मुझे सही तरीके से बताना कि इस क्वेश्चन का
द क्वेश्चन केयरफुली एंड गेट द आंसर्स। ध्यान से पढ़ना बच्चे, बहुत इजी सवाल है, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैं इस थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं कि भाई थर्ड क्वेश्चन है, इसमें नंबर नहीं डले हुए। अब इस थर्ड क्वेश्चन की अगर मेरे भाई बात करता हूं तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। क्या इसने ऑप्शंस दे रखे हैं? सर बिल्कुल दे रखे हैं। एक नो इंप्रूवमेंट है, एक सारे सेंटेंस इफ से स्टार्ट है। अब यहां पे लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाओ, ये चीज आपको समझनी होगी। लॉजिक बहुत क्लियर है मेरे दोस्त, और वो लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना जिस एग्जाम्पल में दो वेल आ जाए। जिस दिन आ जाए कह देना जी गलत है। इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना जिस एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाए, दो शैल आ जाए। अगर आए तो गलत होगा। इस एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना जिस एग्जाम्पल में क्या आ जाए, दो वर्ड आ जाए। अगर आए तो ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। मेरी बात समझ रहे हो? तो लॉजिकली आपको ना ग्रामर नहीं पढ़नी। अगर ग्रामर पढ़ोगे ना तो आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट गलत होगा। ग्रामर को सिर्फ सीखो, रटने से काम नहीं चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करो। जब इंप्लीमेंट करोगे तो आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखा, अब इसको आप पढ़ोगे अपना समय खराब करोगे। यहां पे बहुत लॉजिकल चीज है मेरे प्यारे दोस्तों। एक विल ये आ गया और एक विल ये आ गया, यस और नो। सेंटेंस में कितने विल आ गए? दो विल आ गए। दो में से एक विल जाएगा, जाएगा कौन सा? जो कंजक्शन के नजदीक होगा। इन दोनों विल को जोड़ने के लिए सहारा किसने लिया? इफ ने। तो जैसे ही आप विल हटाओगे, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी, तो गेव आएगा नहीं और ये गया, यानी दो ऑप्शन मेरे सबसे पहले ये वाले चले गए। बचे कितने? दो। अब मुझे ये बताइए कि फादर के साथ गिव्स आएगा या गिव आएगा? आप ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मेरे दोस्तों में यहां पर फादर लिखता हूं जो एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस फादर के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? गिव आएगा, या मेरे दोस्तों यहां पर गिव्स आएगा? आप लॉजिकल है। तो यहां पर जो फादर शब्द था, ये यहां पर कैसा कंसेप्ट था? सिंगुलर था, यस और नो? तो जब ये सिंगुलर था तो सिंगुलर के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? गिव्स आ जाएगा। और जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी दैट्स माय पॉइंट। सीधी बातों बकवास। क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा, मजा आ जाएगा। यस और नो? अगला सवाल क्लियर बेटा? एंड में अपने मार्क्स जरूर काउंट करना कि आपके एग्जैक्टली मार्क्स कितने हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4। इस सवाल को मेरे बच्चे ध्यान से करना, वेट एंड वॉच। यहां से ध्यान से करते हैं, आराम से हो जाएगा। सवाल बहुत क्लियर है बेटा, ठीक है? आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल को समझना। ये सवाल मेरे पेपर में आया। एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करो। कहना क्या चाहता है? सवाल बहुत क्लियर है मेरे दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला? आराम से पढ़ना। आपको एक एरर निकालना है। क्या एरर एक्सप्लेनेशन है? आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस पढ़ लिए। मोहन इंसिस्टेड गो देयर, मोहन इंसिस्टिंग टू गो देयर। अब आराम से, मोहन जो ब्लू पेन से लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा? जो ब्लू पेन से लिखा है उसको साफ साफ पढ़िए। शायद आपके आंसर सबको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आंसर निकलेगा कैसे। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं बताऊं या आप खुद बताओगे? देखो, ये जो पेपर है ना, बच्चों वाला पेपर है। ऐसे तो भाई साहब मेरी क्लास के बच्चे उधेड़ देंगे कि उस क्वेश्चन में कैसे कुछ था ही नहीं। मेरे दोस्तों, इस बंदे ने सीधा सीधा बोला है कि आपको ना एक प्रीपोजिशनल एरर निकालना। देखो, ये खुद कह रहा है इस बात को, ये इस बात को खुद कह रहा है कि मुझे इसमें एक प्रीपोजिशनल एरर निकालना है। आप मेरी बात ध्यान से समझना कि सेंटेंस में राइट आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी। क्या गलती है? टेंस में गलती है। आप मेरी बात समझना, सेंटेंस के फॉर्मेशन में गलती है, या मेरे बच्चे यहां पर वर्ब में गलती है। आपको एक सेंटेंस समझना होगा और सेंटेंस एग्जैक्टली क्या होगा। यहां पे ये कह रहा है कि सर ये वर्ब है। मेरी बात समझना, ये कह रहा है कि सर ये क्या है? एक वर्ब है। आप सेंटेंस के फॉर्मेशन को भी समझना। इज दैट क्लियर और नॉट? कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यानी आपको सही सेंटेंस ढूंढना है। तो जब सही सेंटेंस ढूंढोगे मेरे बच्चे, तो इंजिस्टेड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है और वो क्या आती है? ऑन। यानी ये वाला तो नहीं है। इज दैट क्लियर? मोन इंजिस्ट, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, टू। इंजिस्ट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन चला गया। सुनो, अब अगला सवाल यहां पे एग्जैक्टली क्या कहता है? मैंने क्या बोला? हर सवाल को समझना।
क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अब देखो यहां भी इंसिस्ट के बाद क्या लिखा है? टू, जबकि आना क्या चाहिए था? ऑन। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आप इंसिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलेगा, और इस फिक्स प्रीपोजिशन में आपने सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों क्या लगानी है? आईएनजी। दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपको ये बात पता है तो आंसर बहुत प्यार से निकलेगा। तो इंसिस्ट के बाद मेरे बच्चे ऑन आएगा, तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा? सी आएगा। क्यों? क्योंकि मोहन के बाद इंसिस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड फॉर्म हो गई। इंसिस्ट के बाद मेरे बच्चे मैंने क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, और जाहिर सी बात है बाद वाली वर्ब में क्या आ गया? आईएनजी। दैट्स माय पॉइंट, एंड द आंसर क्या आएगा? सी। एग्जैक्टली। अक्षय भाई यू आर राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हल्का सा चेंजेस है। अभी एक पेपर बन के आने वाला है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर वो बन के आ गया तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? मैंने अच्छा, आप सभी बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 9 पेपर अपलोड कर दिए हैं। वो 9 पेपर आप लोग सभी बच्चे देख लेना। आज से मैं उनकी आंसर की अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे उन 9 पेपर्स को मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो आपको मिल चुका है। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या कहता है? ये एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे यहां पर क्या है? 5th एग्जाम्पल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नो डाउट बहुत अच्छा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए। Had I known that you were planning to visit me, I should have done all the necessary arrangements। कहता है दोस्त आंसर बताना है। इन चारों, यानी ये वाला हिस्सा अंडरलाइन है, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन को सही करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का सही जवाब बताएंगे, क्या आएगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझना, आंसर निकल कर आएगा, और कैसे निकलेगा मैं अपने आप बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर क्या कहेगा? आंसर को क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेरे दोस्तों जब क्वेश्चन पढ़ने की बात आती है तो रटा मत करो। इसके लिए एक बड़ा अच्छे से क्लॉज बताता हूं, और ये क्लॉज क्या है? 2 पॉइंट समझाता हूं। एक होता है मेरे बच्चे पार्ट ए, कि अगर मैं किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इफ के साथ करता हूं, और मैं इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाता हूं? थर्ड फॉर्म लगाता हूं। यस और नो? इससे ज्यादा टफ पेपर तो मैं अपनी क्लास में करा देता हूं। ये तो पेपर देखो ना, इफ के साथ हेड प्लस V3 कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो अगला या पिछला जो बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिंपली क्या बनेगा? वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी मेरे बच्चे? थर्ड फॉर्म। ध्यान से मेरी बात समझना। दूसरा पॉइंट, अगर ये वाला पार्ट नहीं मिलता तो पार्ट मिलेगा अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हेड से हो। ये पॉइंट समझना, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो? थर्ड। तो अगला, इसमें पिछला नहीं होगा, तो इसमें जो अगला एग्जाम्पल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा? वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? थर्ड फॉर्म बनेगी। सवाल इजी हो गया। अब इनमें से आप दोनों कंसेप्ट को समझिए कि हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया। तो दोस्त यहां पर हमने कंसेप्ट लगाया कि सेंटेंस की शुरुआत किससे है? हेड से। यानी ये वाला कंसेप्ट हमने लगा दिया। हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्त मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। यस और नो? अब एक हिस्सा अंडरलाइन था, शुड हैव डन, जबकि मैंने आप लोगों से बोला था मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप लॉजिकली समझना पेयर कैसे बनेगा। पेयर बनाना सीख गए, आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। जब इस क्वेश्चन की बात हुई तो मेरे दोस्तों मुझे क्या चाहिए था? हेड के साथ V3, और आगे वाला मेरे बच्चे मुझे क्या चाहिए था? वुड हैव प्लस V3। तो इस क्वेश्चन में मस्ट आएगा नहीं, शुड आएगा नहीं। अब वुड हैव डू नहीं होगा, वुड हैव डन होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए था? बी। दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा था नो डाउट, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बड़ा आसान था, तो शायद आपको आसान लग रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। करिए। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे 6। इस सवाल को देखना बेटा, मैंने आपको क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6 है, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ही प्यारा सवाल है, आप ध्यान से देखिए। सवाल बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है? द sumo wrestler seemed to be incapable blank being tired। ये कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक द सेंटेंस सेंसिबली करेक्ट। यानी ये सवाल एक प्रीपोजिशन का है। आज का पेपर देख के तुम्हें बड़ा आसान लग रहा होगा ना, कहते लड्डू वाला पेपर है, मार्क्स अच्छे आएंगे।
रुक जाओ, सब्र करो। मेरे यूट्यूब पे आज रात 8 बजे फिर एक पेपर होगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई पेपर का लेवल क्या है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को दो चीजें बताता हूं। जब ऑप्शन में आपके पास सारी की सारी चीजें किस में दे रखी है, प्रीपोजिशन में, तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी प्रीपोजिशन के ऑप्शन दे रखे हो, रटना नहीं है, समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल में 90.9% मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। मेरे बेटे, एक वर्ड होता है बोस्ट, एक शब्द होता है मेरे बच्चे फॉन्ड। अभी देखो, रुक तो जाओ, एक वर्ड होता है वेरी। आप मेरी बात समझना, एक शब्द होता है मेरे बच्चे अवेल, आराम से। एक शब्द होता है मेरे बच्चे कॉन्फिडेंट, यस और नो। एक शब्द होता है कैपेबल, यस और नो। एक वर्ड होता है इनकैपेबल, इसी का ही नेगेटिव चला जाएगा, यस और नो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंस्टीड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, बहुत सारे शब्द हैं। एक्सोनरेट ऑफ, एक्यूज ऑफ, यस और नो, एब्सॉल्व ऑफ। तो इनके साथ मेरे प्यारे दोस्तों एक फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है, ऑफ होती है। जिसके दिमाग में ये वाली बात आ गई ना, वो बंदा आंसर कर देगा। इनकैपेबल का मतलब मेरे प्यारे बच्चे होता है अनेबल टू, यस और नो, यानी असमर्थ होना। सवाल है, द सुमो रेसलर सीम टू बी इनकैपेबल, तो यहां पे क्या आ गया, इनकैपेबल। इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गई, ऑफ आ गई, यस और नो, यस और नो। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर मेरे बेटे, यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ए दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अगर सच में पढ़ने का उस वक्त मन ना हो, तो उस वक्त आप छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अपने दिमाग पे ना इस चीज का प्रेशर मत बनाओ कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, मैं फिर भी पढ़ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आप को रिलैक्स करो 1-2 घंटे के लिए, देन उसके बाद दोबारा आप उस चीज पे वापस आ जाओ। थोड़ा समय जरूर लगता है। हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लीपिंग। स्लीप एक ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको बहुत ज्यादा समय तक रेस्ट दे सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि लेवल समझ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं लगता तो आप आराम से अपने आप को रेस्ट फॉर्म में लेके जाइए। नाउ कम टू द पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 7। यहां पे एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7, इस सवाल को एक बार सॉल्व कीजिए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल बड़े प्यार से होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट द सेंटेंस कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको इस सवाल में एक एरर निकालना था। अब बात जब एरर निकालने की आती है तो इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों करोगे कैसे? लेट्स सी, ध्यान से। कहता है, आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी, नो एरर। इस सवाल को मैं पूरा लिखता हूं। अगर मैं इस सवाल को पूरा लिखता हूं तो ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या बनेगा। लेट्स सी। इस सवाल को लिखने के लिए मुझे इसको लॉजिकली समझना पड़ेगा। व्हेन, ये सवाल ऐसे बनेगा, आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु, आप इस सवाल को समझिए, विष्णु केम टू सी मी। निकाल सकते हो इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। कहता है, आई हैड डन माई कुकिंग, सेंटेंस ये है। तो जब दो सेंटेंस साइमल्टेनियसली चलते हैं तो एक काम पहले हो रहा है और एक काम मेरे बच्चे क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है। इस सवाल का जवाब आपको निकालना था, और आंसर कैसे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम, यही था बेटा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूं जो तुम्हारे दिमाग से भी परे है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जो ये डन वर्ड लगता है, देखो अभी तो ये सही है, जो ये डन वर्ड लगता है, डू या डन जो भी लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगता है किसके लिए? वर्क के लिए। किसके लिए लगता है? वर्क। अभी बोलोगे ओ शिट यार,
लेकिन जब आप अपनी कुकिंग फिनिश कर रहे हो, यस और नो, तो इस कुकिंग के लिए डन वर्ड नहीं आता, इस कुकिंग के लिए मेरे बेटे यहाँ पर जो वर्ड आता है वो क्या आता है, फिनिश्ड वर्ड आता है। आ गए ना, फंस गए ना आप मेरे बच्चों आंसर। आप कुकिंग के लिए तो प्रिपेयर वर्ड लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनिश वर्ड लगाएंगे। डन वर्ड यहां पे अननेचुरल है। आप ये बोलोगे मेरे बच्चे कि आई हैव डन माई कुकिंग, अरे नहीं, आई हैव फिनिश्ड माई कुकिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड माई फूड, यस और नो। तो जैसे चाय के केस में, जैसे मेरे बच्चे हम टी के केस में करते हैं, तो टी को कभी ड्रिंक नहीं किया जाता। आप मेरी बात समझ रहे हो? टी हमेशा मेरे बेटे किस फॉर्म में आती है कि टेक आती है। ये इसी तरह का सवाल है। मैंने क्या बोला था, लेवल है इस सवाल का। तो यहाँ पे फिनिश्ड कुकिंग आना चाहिए, ना कि डन कुकिंग आना चाहिए, क्योंकि डन यहाँ पर मेरे बच्चे अननेचुरल है। आप ये तो कह सकते थे कि आई हैव डन माई वर्क, बट आप ये कहिए कि आई हैव फिनिश्ड माई कुकिंग। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये डन वर्ड था ना, ये अननेचुरल था। इसकी जगह जो राइट आंसर आना चाहिए था, वो राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए था, ए, दैट्स माय पॉइंट। तो लॉजिकल था, ग्रामेटिकल ठीक था, लेकिन ऐसे सवाल भी आएंगे जैसे चाय के लिए ड्रिंक वर्ड यूज नहीं होता, टेक वर्ड यूज होता है। आपने कभी चाय के लिए ड्रिंक वर्ड यूज किया है? नहीं किया होगा। बात के लिए टेक वर्ड यूज होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम यूज अपनी जिंदगी में गलत करते हैं। जैसे कई बार आप क्या बोलते हैं, शी इज माई कजिन सिस्टर। अरे मेरे भाई, सिस्टर के साथ कजिन वर्ड थोड़ी लग जाएगा, आंसर अपने आप में आ गया। क्लियर है बेटा? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये सवाल है मेरे बच्चे फिलिंदा ब्लैंक्स का। इस सवाल को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा फंसने वाले काम करोगे। इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट भी आएगा, आपकी ग्रामर भी चलेगी, आपको समझना होगा। कहता है एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल। यहां पर मेरे बच्चे एक कोमा लगा देते हैं। एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल ब्लैंक लाफिंग। कहता भैया इस सवाल का जवाब बताइए। मैंने कहा सर ठीक है, अब इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? कहता है मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना, कहता है कि फॉल, अब फॉल के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आनी है, फॉल ओवर, फॉल अपार्ट, मेरे बच्चे फॉल इन और फॉल अबाउट। अब ये बात आपको बतानी होगी कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। तो मेरे बच्चे यहां पर ना फ्रेजल वर्ड यूज करना है। अब वो फ्रेजल वर्ड एग्जैक्टली यूज क्या होगा, आंसर बताइए। फॉल इन लव, आपने मेरे बच्चे वर्ड सुना है? आप मेरी बात समझ रहे? एक वर्ड सुना होगा, फॉल इन लव। तो जो ये फॉल इन लव आता है, ये तो किसी के प्यार में पड़ना होता है। जैसे मैं इसको जनरली ऐसे लिखता हूं कि मेरे बेटे आपने क्या लिखा, फॉल इन, तो मेरे बच्चे फॉल इन क्या आ गया, लव हो गया। किसी के प्यार में आप पढ़ते हो, यस और नो। लेकिन अगर मैं एक वर्ड की बात करता हूं, वो वर्ड है मेरे बच्चे फॉल ओवर। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो इस वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चे टू स्टार्ट लाफिंग। मैं इस शब्द की बात करता हूं। तो ये वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो यूज होगा, ये वर्ड क्या यूज हो जाएगा, स्टार्ट लाफिंग। क्लियर है मेरे बच्चे? फॉल अपार्ट इज नॉट अ वर्ड एंड फॉल अबाउट इज, सॉरी, मैं भी घूम गया, सॉरी 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 बेटा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी जी भाई, सॉरी। यहां पर ना एक शब्द आता है फॉल अबाउट, सॉरी मैंने यहां गलती कर दी मेरे बच्चे। तो यहां पर एक शब्द आता है फॉल अबाउट, क्या हो गया इसको, फॉल अबाउट। अब मैं इस फॉल अबाउट की बात करता हूं, तो ये फॉल अबाउट का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, टू स्टार्ट, और यहां पर आ जाएगा टू स्टार्ट लाफिंग। फॉल ओवर नहीं होगा। फॉल ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर गिरना। अब मेरी बात, फॉल अपार्ट नहीं होगा। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं मेरे बच्चे। अगर यहां पर फॉल ओवर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब किसी चीज के ऊपर मेरे बेटे क्या हो जाएगा, गिरना, किसी चीज के ऊपर गिरना। लेकिन अगर मैं फॉल अबाउट की बात करता हूं, एग्जैक्टली फॉल अबाउट इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर आएगा वुड फॉल, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, अबाउट लाफिंग, यानी किसी चीज पर बहुत तेजी से हंसना। कहते हैं ना बच्चे, आई कैन नॉट स्टॉप माई लाफिंग, ठीक है, क्यों, बिकॉज आई फॉल अबाउट लाफिंग ऑन दिस इश्यू। फॉल अबाउट लाफिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर बहुत तेजी से हंसना, इसे फॉल अबाउट लाफिंग कहा जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, पैराजम्बल्स। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ये सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल को मेरे बच्चे जब आप पढ़ोगे तो यहां पे ध्यान से इस क्वेश्चन को करना और राइट आंसर बताना क्या आएगा। डू फास्ट मेरे प्यारे बच्चों।
बेहतरीन, तसल्ली से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आराम से मजा आ जाएगा। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। आंसर जब आप समझेंगे इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में एक एक्सप्लेनेशन आपको बड़ी अच्छी मिलेगी, और आपको बताना होगा सेंटेंस शुरू किससे होगा। तो जब भी हम पैरा जंबल्स की बात करते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी हम पैरा जंबल्स की बात करते हैं तो इसमें ACEBD 5 पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको अरेंज करने होंगे। और जब अरेंज करने की बात आती है तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूं कि आपको ढूंढना क्या होगा। पहले, सबसे पहले, आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप इट से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, आप दिस से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, आप इस तरह के जो एग्जांपल्स दे रखे होंगे नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में 2 पार्ट तो ए के हैं और 2 पार्ट मेरे बच्चे सी के हैं। यानी ये शुरू होगा ए या सी से। ये बात तो क्लियर है? ये शुरू होगा मेरे बच्चे ए या सी से। अब मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल में देखना होगा ए, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज। इसने क्या बोला कि 19वीं शताब्दी से, अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या है? अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिक चेंज्ड सिटीज। तो अर्बनाइजेशन है। अब यहां पे क्या कह रहा है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। अबे मेरे भाई, पहले चेंज होगा, उसके बाद बताएगा कि चेंजेस क्या क्या हुए थे। अब मेरी बात समझ रहे हो? पहले चेंज होगा, उसके बाद वो बताएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। अभी देखते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरे में आया, ध्यान से समझना, बी में तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज अकम्पनीड बाय सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज सिटीज। यानी ये मेरे बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहां पे अगर मैं समझाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि जो ये चेंजेस है, इस चेंजेस को यहां पर किससे डिफाइन कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन से। और यहां भी सिटीज है, यहां भी सिटीज है, यानी ये तो कंफर्म है कि ए के बाद बी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो कंफर्म है कि ए के बाद बी आएगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। अब ये कहता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये कहता है कि रैपिड जो बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ग्रोथ को बढ़ावा देता है फैक्ट्रीज में, एंड हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज को वो ओपन करता है। सेंटेंस ये कह रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हो? सेंटेंस ये कह रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देता है। अभी बताता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। हाउ एवर इट ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग पुअर। देखो, अब इस सी के बाद मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं लॉजिकली समझना, ये इसको हिंट दे रहा है एक बार को, लेकिन मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज। अब यहां पे क्या कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रूरल एरिया से सिटी की तरफ बढ़ते हैं जॉब के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर वो कह रहा है कि जो लोग हैं वो रूरल एरिया से सिटी की तरफ बढ़ते हैं जॉब के लिए। तो जाहिर सी बात, अब मैं इसके लिए क्या यूज करूं? बी के बाद मैं ई लगाऊं? क्या सेंटेंस ये बनता है जो किसी में नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी जो देख रहा हूं, ई का सेट्स जो आ रहा है वो सी के बाद ज्यादा आ रहा है। तो देखो क्या कर रहा है, जॉब अपर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर लोग कहां बढ़ते हैं मेरे बच्चे? रूरल एरिया से सिटी की तरफ। अब इसकी वजह से क्या होगा? जब सिटी की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? इट ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड सोशल अनरेस्ट। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, यानी मैं सीधा सीधा बात करता हूं बेटे कि ई के बाद मैं क्या लगाना चाहूंगा? डी, लेकिन ई के बाद डी कहीं भी नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ए के बाद मुझे फिर कुछ और लगाना पड़ेगा। अब ई के बाद मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि ए के बाद बी आ रहा है, लेकिन ए के बाद बी आ किस में रहा है? इस वाले सेक्शन में आ रहा है। ये तो मैच कर रहा है ना? ए के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सेक्शन में आ रहा है। अभी ध्यान से देखिए, अभी और चीज देखते हैं। अब ये कहता है बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज। कहता है फिर मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज। अगर मैं ए के बाद ई लगाता हूं बेटा, एरिया टू सिटी इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज accompanied by significant challenges for the inhabitants of these cities। मे भी बन रहा है, ए के बाद ई वेस्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है।
अब आ गया ई के बाद, ए के बाद ई बना दिया, देन सी बनाते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, देन ए के बाद सी बना दिया, देन उसके बाद बी बना दिया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज अ नहीं बन रहा बेटा अर्चना, नहीं बन रहा। मैंने आपको क्या बोला था कि आप किसी भी क्वेश्चन का एरर निकाल रहे हो तो उस एरर को मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से निकालोगे, आप यही नहीं समझ पा रहे। मैंने आपसे एक बात लॉजिकली कहा, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकालने पे आया, मैं लिटरली बता रहा हूं बच्चे, मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालने पे आया तो मैं सेकंडों में बता दूंगा, लेकिन एक बार आपने लॉजिक निकाला कि अगर मैं इस क्वेश्चन के लॉजिक की बात करता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को निकालना है और मुझे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लॉजिकल निकालना है, तो आप अपना आंसर जो दोगे वो ये सोच के मत दो कि मुझे आंसर में क्या मानना, जब तक टीचर ना बताए। अब टीचर जब आपको बताने जा रहा है तो उस चीज को ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलेगा वो लॉजिकली आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, लॉजिकली आंसर क्या निकलेगा ये आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली रीजन क्या कहना चाहता है। मैं आपको अब समझाता हूं बड़े प्यार से बच्चे, निकालना आपको है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कराना तो मेरे को है ना बेटा। इस क्वेश्चन में अगर मैं लॉजिकली आंसर बताता हूं तो सबसे पहले यहां पर आप यहां सी से पढ़िए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप उसको छोड़ दीजिए, 19th सेंचुरी वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए, अब उसको मत पकड़िए। ठीक है, ये बोलता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज, यानी मैं शुरू किया सी से। मेरी बात मान के चलना कि जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है उससे फैक्ट्रीज बढ़ती हैं और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, यस और नो? तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के बाद लोग क्या करेंगे मेरे भाई, लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो सी में मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोल रहा हूं, सी में मैंने क्या दी, इनको जॉब दी। अब जब मैंने जॉब दी तो ई में मेरे प्यारे बच्चों लोगों ने क्या करा, माइग्रेशन शुरू कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई, जहां पर डिमांड होगी वहां पर सप्लाई होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जहां पर मेरे बच्चे क्या हुआ, हमने एक फैक्ट्री लगाई, मैंने यहां पे जॉब दी और ई में लोगों ने क्या करा, माइग्रेशन कर दिया। यस और नो? आप मेरी बात समझ रहे हो, माइग्रेशन कर दिया। अब मेरे बच्चे सी के बाद ई आ गया, सी के बाद ई इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें आ रहा है, आप मेरी बात समझना, इसमें नहीं है, और सी के बाद मेरे बेटे इन दोनों में ई आ रहा है। यस और नो? देखो यहां से पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑप्शन किसके ज्यादा है, इकोनॉमी ये रूल कहता है। अब मेरे बच्चे सी के बाद ई आ गया। अब मेरे को ये क्या बोलता है कि जब लोग मूव करेंगे रूरल और एरिया सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स के केस में। यस और नो? अब ये सी के बाद ई दे रहा है, तो देखो यहां पर सी के बाद ई के बाद बी है, यहां ए है, तो ए वाले ऑप्शन मेरे पास ज्यादा है तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे ध्यान से, अब मेरी बात समझ रहे हो? अब ये कहता है कि बाय 19th सेंचुरी अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिक चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज। अब ये लेकर आ गया 19वीं शताब्दी में, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि ए मेरे पास दो है, तो इसने मुझे एक फैक्टर बताना शुरू किया 19th सेंचुरी का कि 19th सेंचुरी में जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, क्योंकि यहां से वही बात आ रही है कि रूरल एरिया से सिटी में, तो सिटी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो गया, अर्बन हो गया। तो यहां पर मेरे बच्चे जो माइग्रेशन हुआ वो किस में हुआ, अर्बनाइजेशन में हुआ। तो यहां पर आ गया शहरों में, इसको मैं सिटी कह लूं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्बनाइजेशन है ड्रास्टिकली चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज, उसकी वजह से जो सामाजिक समीकरण था सिटी का वो बिगड़ने लगा। यस और नो? अब भाई ये भी बिगड़ने लगा। अब मेरे पास आता है, ध्यान से मेरी बात समझना, या तो डी आएगा सो या बी आएगा, मेरी बात समझना। मेरे पास इन दोनों में से मैं ऑप्शन लेके चलूंगा। अब मैं बनाता हूं, सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज इट, ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो चेंज्ड है, ये चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अकंपनीड बाय सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिटीज, लोगों को रहने की समस्या आने लगी। तो जब लोग अर्बन में आने लगे तो मेरे बेटे लोगों को क्या आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। यस और नो? और जो प्रॉब्लम्स हुई वो एग्जैक्टली सबसे बड़ी क्या थी, वो सबसे बड़ी क्या थी, वो प्रॉब्लम्स थी मेरे बेटे ओवर क्राउडिंग। यस और नो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो प्रॉब्लम्स थी मेरे बेटे ओवर क्राउडिंग, वो प्रॉब्लम्स थी पुअर लिविंग। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले जॉब मिली, जॉब से लोगों ने माइग्रेशन किया सिटी में, सिटी में प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम से ओवर क्राउडिंग हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी दैट्स माय पॉइंट। किसी भी सवाल को करो, बेशक वक्त जरूर लगा है लेकिन सवाल समझ जरूर आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप लेवल था, इसीलिए मैंने आपको समझाया और आपको क्लियर हो भी गया होगा। मेरे दोस्तों अगला सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। ध्यान से मेरी बात समझना, क्लियर है मेरे बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, इस सवाल को आप समझिए। कहता है क्वेश्चन को, बिफोर शी बिगेन शी आस्क्ड द टीचर वेदर शी राइट विद अ पेन और अ पेंसिल। मेरे दोस्तों आंसर क्या कहता है, आंसर आपको बताना होगा। अब इस सवाल में आपको सही जवाब देना है, जो हिस्सा अंडरलाइन है और उसको राइट डाउन करना है। मेरे दोस्तों जब सवाल पढ़ने की बात आती है तो यहां पर एक सजेशन की बात हो रही है। सजेशन में कह रहा है बिफोर शी बिगेन, शुरू करने से पहले, शी आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर से पूछा कि क्या मैं पेन से लिखना चाहिए या मुझे पेंसिल से लिखना चाहिए। बिकॉज वो एक टीचर से क्या कर रही है, सजेशन मांग रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो टीचर से सजेशन मांग रही है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए, प्रेजेंट का ऑप्शन मैं यहां से हटाऊंगा, क्योंकि मेरे बेटे मेरी बात जो शुरू हो रही है वो किस में हो रही है, पास्ट में हो रही है। यस और नो? ठीक है। अगर वो सजेशन मांग रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक पास्ट का एक्शन था, पास्ट सिंपल एक्शन था जो ऑलरेडी हो चुका है, जबकि वो हुआ नहीं है। वो सजेशन मांग रही, डिड राइट होगा नहीं। तो मेरे बच्चे जब आप सजेशन मांगते हो, क्या क्या सर मैं यहां पर पेंसिल से लिखूं या पेन से लिखूं, सेंटेंस ये है कि मैं पेंसिल से लिखूं या पेन से लिखूं, तो मेरे बच्चे यहां पर सही जवाब जो आएगा, शी शुड। और यहां पर मेरे बेटे क्या आएगा, राइट आएगा। वेदर शी शुड राइट विद अ पेन और अ पेंसिल। यही था मेरे बच्चे, क्लियर है? यही चीज तो मुझे समझानी थी आप लोगों को, एग्जाम्पल में आंसर किस तरह से आएंगे और आप कर सकते थे। एग्जाम्पल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 11, इस सवाल को समझना। एग्जाम्पल नंबर 11, ये सवाल बहुत अच्छा है। कहता है भैया आपको एक ग्रामेटिकल एरर निकालना था, एरर आपको निकालना है। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, हर एक सवाल को आपको समझना होगा। मैंने क्या बोला, लॉजिकल है, प्यार से समझ आएगा। कहता है रवीना हैज मेड अप हर माइंड टू कैरी मिनिमम लगेजेस। सेंटेंस को समझिए, ये सवाल इतना आसान है कि वर्ब एडवांस नहीं, वर्ब बेसिक का भी क्वेश्चन बन सकता है। इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इस दुनिया में जितनी भी प्रीपोजिशन आती है, आई रिपीट माई वर्ड्स, इस दुनिया में जितनी भी प्रीपोजिशन आती है तो इनके बाद मेरे दोस्तों आप हमेशा क्या लगाएंगे, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप टू लगाएंगे तो टू के बाद आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इस टू के बाद क्या कैरिड वैलिड है, यस और नो? आप समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप मुझे ये बताइए कि टू कैरिड लगाना ज्यादा बेहतर है या टू कैरी लगाना ज्यादा बेहतर है। इस सवाल को भी समझ सकते हैं आप, ये सुनो। तो यहां पर सवाल क्लियर हुआ कि सर टू कैरिड नहीं आएगा, सर टू कैरी आएगा, जो मेरा राइट आंसर होगा। बेटा यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट। आपकी स्क्रीन पे एक क्लोज टेस्ट दे रखा है, एक सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक क्लोज टेस्ट दे रखा है, ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन को बहुत प्यार से करना। यह है ब्लैंक नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 12। अगर मैं इस सवाल को यहां लिखता हूं तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, यस और नो? ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये एग्जाम्पल नंबर 15 है, यस और नो? आप इस सवाल को समझना, और ये एग्जाम्पल नंबर 16 है। अब आपने क्या करना है, इस एग्जाम्पल के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे नीचे लिखे हुए हैं, आपको ये पढ़ना है और सही जवाब देना है। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल नो डाउट बहुत आसान है, आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से, जल्दबाजी मत करना, पढ़ लो।
बहुत बढ़िया, तसल्ली से पढ़ लीजिए, जिसका हो जाए वो मुझे ऑप्शन बता दीजिए कि सर ये मेरा आंसर है, मैं अपने आप समझा दूंगा। मुझे नहीं पता इसका आंसर एग्जैक्टली अभी आया क्या है, और आपको समझना होगा मेडिकल, मेंटल, फिजिकल, क्रिटिकल। आपको बताना होगा ना आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, नो डाउट सवाल बहुत अच्छा है, आराम से क्लियर हो जाएगा। बेहतरीन, शाबाश। मैं साइड हो जाता हूँ बेटा, आपको आराम से करना, कोई इशू नहीं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए। सवाल था, प्रोफेसर निर्मल कुमार के गांगुली, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, was the guest of honor in Sinchin 2024। सेंटेंस ये है, आप मेरी बात समझ रहे हो। Synergy in science built through elements of collaboration of high quality data expertise in NCR biotech cluster। Synergy in science, अभी तक मेडिकल की बेटा कोई बात ही नहीं हुई है, मेरी बात समझना, ठीक है। कहता है synergy in science built through elements of collaboration for high quality data and expertise in NCR biotech cluster। In his address, Professor Ganguly highlighted the blank importance of collaboration। बेटा मेडिकल की तो बात ही नहीं हुई, मेंटल की बात नहीं हो रही, मेडिकल की बात नहीं हो रही, फिजिकल की बात नहीं हो रही, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस आएगा। क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो यहां पर मेरे बच्चे जो आएगा वो क्या आएगा, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। मेडिकल और फिजिकल यहां पे सूट कर ही नहीं रहे। क्रिटिकल का मतलब एक्सट्रीमली, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट, तो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन। तो यहां पर मेरे बच्चे जो आना चाहिए वो क्रिटिकल आना चाहिए। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस यानी बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, गंभीर है। तो हाईलाइटेड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर। अब देखो, आप बोल रहे हो कि सर यहां पर मेडिकल आना चाहिए। अरे मेरे बच्चे एक बात बताओ ना, जब वो बंदा एकेडमिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बात कर रहा है तो फिर क्या जरूरत है यहां पे आपको मेडिकल लगाने की या मेंटल लगाने की। वही बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो आप लोग। अब आता है यहां पे ब्लैंक नंबर 2। पहले में मेरे बेटे मैंने यहां पर क्या लगा दिया, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ही कमेंडेड THSTI, ही कमेंडेड मतलब शुरू करना। अब कमेंड के बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। वो फिक्स प्रीपोजिशन एग्जैक्टली यहां पर क्या आएगी वो आपको समझना होगा और बताना भी होगा। यस और नो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को समझना। ही कमेंडेड, तो यहां पर जब आपके पास ऑप्शन आ गया तो ही कमेंडेड THSTI फॉर इट्स एफर्ट्स। तो बेटा कमेंड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है और वो फिक्स प्रीपोजिशन है मेरे बच्चे फॉर, यानी कमेंड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। कंटेम्प्ट अलग चीज है मेरे बच्चे। कमेंडेड फॉर एफर्ट्स, कमेंडेड फॉर एफर्ट्स का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। सो आई कमेंडेड फॉर योर एफर्ट्स, दैट मीन्स अर्चना मैं अगर आपको बोलूं बेटा आई कमेंडेड फॉर योर एफर्ट्स, दैट मीन्स कि आपको मैं इस एफर्ट्स के लिए आपकी तारीफ करता हूं। तो कमेंडेड फॉर यानी तारीफ करना। तो यहां दूसरे ऑप्शन में मेरे बच्चे जो यूज होगा वो राइट आंसर यहां क्या यूज हो गया, फॉर, और यहां पर मेरे बेटे जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, क्रिटिकल। यस और नो, तो आगे कमेंडेड फॉर इट्स एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स। अब मेरे सवाल को पढ़ लीजिए एक बार, आप भी ट्राई कर लीजिए, मैं आपको वही चीज बार बार दोहरा रहा हूं, आप भी ट्राई कर लीजिए मेरे बच्चों। मैंने आपको एक ही चीज बोली कि हर एक सवाल है आपको पढ़ना होगा। यस और नो। अब मेरे दोस्तों इस सवाल को वो कहना क्या चाहता है, मैंने कहा सर ठीक है, तो यहां पर आया कमेंडेड फॉर इट्स एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डाइवर्स एरियाज with a shared focus on bio innovation and bio manufacturing. Professor Ganeshan Karthikeyan, Executive Director of THSTI, in his address shared the vision ब्लैंक सिंचिन 2024। उन्होंने विजन को शेयर किया बियॉन्ड यानी के परे, बिहाइंड, बिफोर या बिसाइड। बिसाइड का मतलब के नजदीक हो गया बेटा, बियॉन्ड नहीं होगा, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। तो विजन बिहाइंड प्लस द रीजन फॉर पर्पस, यानी अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो यहां पर आप लिखिए विजन
बिहाइंड, यस और नो, ये वर्ड आ जाए विजन बिहाइंड, इसका मतलब होता है द रीजन और पर्पस फॉर इट, यस और नो। तो यहां पर आ जाएगा मेरे बच्चे रीजन, विजन या बिहाइंड सिंचिन 2024। तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे बेटे, बिहाइंड, यानी कोई रीजन है इसके पीछे, किसके पीछे, सिंचिन 2024। तो यहां पर मेरे बच्चों मैंने जो लिखा वो वर्ड यहां पर क्या आ गया, क्रिटिकल। यहां पर मेरे दोस्त मैंने क्या लिखा, फोर, और यहां पर मेरे बेटे मैंने क्या लिखा, बिहाइंड सिंचिन 2024 एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री partnership in advancing translational research. Professor Karthikeyan emphasized THSTI commitment to leveraging its research expertise and cutting edge फैसिलिटीज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बंदे ने सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछ ली, तो टू के बाद सीधा सीधा मेरे बेटे क्या आ जाएगा, एम्पावर इंडस्ट्री पार्टनर्स आ गया। लास्ट वाला वोकैबुलरी बेस्ड है, आप सवाल को समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, लास्ट वाला मेरे बच्चे वोकैबुलरी बेस्ड है, और ये कहता है आपको राइट आंसर बताना था। मैंने कहा सर ठीक है, सवाल क्या कहता है बच्चे, सवाल को समझना फिर आराम से करना, कहता है टू एम्पावर इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड फर्दर ट्रांसलेशनल रिसर्च एफर्ट्स। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू डीबीटी फॉर देयर सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग सिंचिन 2024। खत्म। इन हिज एड्रेस टू द गैदरिंग इकट्ठा कर रहा है, डॉक्टर राजेश गोखले अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स टू टीएचएसटीआई इन होस्टिंग सिंचिन 2004 बाय ब्रिंगिंग, और ब्रिंग के बाद क्या आता है मेरे बच्चे, टू ब्रिंगिंग टुगेदर। ब्रिंग टुगेदर का मतलब टू यूनाइट और गैदर, लोगों को इकट्ठा करना। तो ये था मेरे बच्चे, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ब्रिंगिंग टुगेदर। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल समझ आया। अब आता है मेरे दोस्तों यहां पे अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे यहां पर 17th, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड निकालना था। आंसर बताइए कमेंट में क्या आएगा, डू फर्स्ट। बच्चे सवाल को समझिए, मैंने आपसे क्या बोला, आप सवाल को समझिए और आंसर निकालिए कि आपका एग्जैक्टली आंसर क्या है। अब यहां पर आके बोलता है बच्चे एक ना स्पेलिंग बतानी है और आपको एक सवाल बताना है। तो सवाल है बच्चे, इसे बोलते हैं मैशीवेलिन, ध्यान से मेरी बात समझना, मैशेवलिन। मैशेवलिन का एग्जैक्ट स्पेलिंग, इसका पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। मैशेवलिन का मीनिंग होता है बच्चे चालाक, जिसे हम डॉडजी, कनिंग, क्लेवर, रिटॉर्ट, डिसीटफुल कुछ भी कह सकते हैं। अब ये बंदा कहता है कि आपको इसका आंसर बना, तो पहले मैशेवलिन बोला। तो यहाँ पर MACHI, आप मेरी बात समझना बेटा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा MACHI, मैशी, पहले आप सबसे पहले इस वर्ड को लिखना सीखिए। मैंने क्या बोला, मैश, एग्जैक्टली मैश, MACHI, ये सुन, मैशेवलिन, IA हो गया प्लस। अब यहां पे आप मेरे बच्चे वैलियन जोड़ दीजिए, तो वैलियन जोड़ेंगे तो VELLIAN, ये बन जाएगा VELLIAN। बेटा अर्चना AN होगा, यहां पर ON नहीं होगा, तो मैशेवलिन होगा। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे यहां पर जो भी आएगा MACHI, ये वाला ऑप्शन क्या, MACHI VELLIAN, दैट्स माई पॉइंट। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, सी, दैट्स माई पॉइंट, हो गया। बेटा यहां पर ना मैशेवलिन VE आएगा, देखो यहाँ A दे रखा था, VELLIME, ये वाला ऑप्शन गया, आंसर क्या गया। और अर्चना जो तूने लिखा वो ऑप्शन में था ही नहीं, सवाल को समझना। एग्जाम्पल नंबर मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है भैया आपको इसका राइट आंसर देना था। मैंने कहा सर ठीक है। अब यहां पर कहता है वेल्टर, मदर टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर इन प्लेजर एंड आइडियलनेस। मेरे प्यारे दोस्तों ये बंदा कहना क्या चाहता है, ध्यान से मेरी बात समझना कि आपको बताना है सिनोनिम्स। अब यहां पर वेल्टर का मतलब क्या होता है, वेल्टर का मतलब होता है टू बी डीपली इन्वॉल्व्ड और कंफ्यूजन और इंटेलिजेंस। मैं अगर इस वर्ड की बात बताता हूं तो इस वर्ड का मीनिंग मेरे बच्चे यहां पर क्या आता है, इन्वॉल्वमेंट, यस और नो। अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे दूसरा शब्द आपको क्या मिलेगा, कंफ्यूजन है, आपको इन्वॉल्वमेंट है, कंफ्यूजन है, आपको राइट आंसर देना था। मैंने कहा सर ठीक है। अब राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे इस देखो हर एक वर्ड के बारे में मैंने आपको एक ही चीज बोली थी ना बच्चे, कि आप कुछ भी पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो,
आपको उसको राइट आंसर देना ही पड़ेगा। आपको यही सवाल मैं बार बार समझा रहा हूं कि परप्लेक्स, देखो आपको ना सिनोनिम्स तो बताने हैं लेकिन ऑप्शन में देख के, आप मेरी बात समझ रहे हो, आपको सिनोनिम्स तो बताने हैं लेकिन बताने मेरे बच्चे कैसे हैं, ऑप्शन में देख के। अब जब ऑप्शन में आप देख के बनाओगे तो यार आंसर तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। अब आंसर निकालोगे कैसे? वेल्टर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि वेल्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा मेरे बच्चे, कि यहां पर इन्वॉल्वमेंट, बेटा बिविल्डर भी जो हो जाएगा ना वो कंफ्यूजन के लिए आएगा। अब मीनिंग जो बेस्ट बताना है वो आपको समझाना है कि चारों के मीनिंग्स आपके क्या होने चाहिए। जब आपको चारों के मीनिंग्स पता चल जाएंगे, जैसे जिबिलेंट था, जिबिलेंट मेरे बच्चे यहां पर किसके लिए आ जाएगा? हैप्पी के लिए, सुन लो। बिविल्डर, अब बिविल्डर मेरे बच्चे किसके लिए आएगा? कंफ्यूजन के लिए। ये वर्ड मैं बता चुका हूं, यस और नो। कंफ्यूज, परप्लेक्स, पजल, सब सारे वर्ड्स इसके लिए आएंगे। तो मेरे बेटे यहां पर ये वर्ड किसके लिए आ जाएगा? बैफल के लिए, यस और नो, ये वर्ड आ गया। फिर एक शब्द मेरे बेटे यहां पर यूज किया जाएगा, स्टैगर। स्टैगर का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा बच्चे? लड़खड़ाना या स्वय डगमगाना। तो मेरे बच्चे इसको सीधा सीधा SWAY बोलते हैं, डगमगाना, डग मगाना, ये वर्ड आ गया। टर्मोइल, टर्मोइल का मेरे बेटे यहां पर क्या मीनिंग हो जाएगा? शोर शराबा, यही वर्ड तो होता है। अब आपको बताना है कि इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? बिविल्डर, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो आपको बताना था बच्चे यहां पर सही जवाब जो आपने बताया, जो राइट आंसर कहता है वो यही कहता है। इज इट क्लियर? बताना सिनोनिम्स था, ये सुनो। अगला सवाल मेरे बच्चों कहता है कॉम्बेटिव। अब कॉम्बैट वर्ड किसके लिए आता है? युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। तो मेरे बच्चे कॉम्बैट वर्ड अब पूछा क्या है मेरे बेटे? उसने यहां पूछा था एंटोनिम्स। तो कॉम्बैट का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या होगा? वॉर, यानी जिसको मैं सीधा सीधा क्या बोलता हूं? योद्धा, यानी सीधा सीधा मेरे बेटे यहां क्या आ जाएगा? फाइट। अब एक तरफ तो आप फाइट कर रहे हो, दूसरी तरफ मेरे बच्चे आप क्या कर रहे हो? शांति। तो शांति के लिए मेरे बेटे आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? दिस वन। एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे 20, इन द ऑफिंग। एक नया ईडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आपको बताना है और सवाल को समझना मेरे प्यारे दोस्तों। इन द ऑफिंग, OFFING। सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब जो चीज होने वाली है। अब मेरी बात समझ रहे हो? इन द ऑफिंग का मतलब मेरे बेटे जो चीज होने वाली है, हैपन टू सून। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे, हैपन टू सून, जो चीज होने वाली है। अब आपको राइट आंसर देना था, आपने बता दिया, तो आंसर क्या आएगा? लाइकली टू हैपन सून। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? डी, दैट्स माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्थ राइट। आपको इस वर्ड को समझना है। ये एग्जांपल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों आप समझना, एग्जांपल नंबर 21 एग्जैक्टली क्या कहता है, आप समझ रहे हो? कहता है फोर्थ राइट का सिनोनिम्स बताना है। फोर्थ राइट का मैं एक हिंट आपको देता हूं मेरे बच्चे, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। टू कॉल स्पेड ए स्पेड, सीधी बात, नो बकवास। ये एक इसका ईडियम्स है जिसका मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आउटस्पोकन, जो व्यक्ति साफ साफ बोलता है, तरीके से बोल जाता है। ये सुनो। अब अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या बोलता है? एक वर्ड है, मार्क वाज ए जस्ट कैलो, CALLOW, कैलो यूथ। अब कैलो का मतलब क्या कहता है? एंटोनिम समझना मेरे बच्चे। कैलो का मतलब यहां पर मैं एक मीनिंग बताता हूं, इमैच्योर। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक शब्द आता है इमैच्योर, यस और नो। कैलो, CALLOW। कैलो का मतलब होता है इमैच्योर। एक बंदा क्या है? इमैच्योर है। या मैं इसको सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ये बंदा मेरे बेटे सीधा सीधा यहां पर क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड है। ये सुनो, ये बंदा क्या है? सीधा सीधा इनएक्सपीरियंस्ड है, कैलो है। यहां पर आंसर बताना था, अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बेटे? यहां पर सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड और रिफाइंड। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक वर्ड आता है, कॉजिंग एनोनेंस ऑफ रिसेंटमेंट। अब यहां पर एक वर्ड है मेरे बच्चे, यहां पर ध्यान से मेरी बात समझना। कॉजिंग, ये वन वर्ड है। कॉजिंग कहता है बच्चे चिढ़ाने वाला, जो बंदा आपको अनॉय कर दे, रेसेंटमेंट कर दे। रेसेंटमेंट का मतलब मेरे बच्चे आपको गुस्सा दिलाए, तो उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? एक्सोडस, फिक्सीजस, इनोई और गेलिंग।
चार वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, चारों वर्ड नो डाउट बहुत अच्छे हैं। जहां भी नया शब्द मिले उसको लिख लिया करो, क्योंकि सारे के सारे वर्ड मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो। अब यहां पे बोला एक व्यक्ति जो आपको गुस्सा दिलाए, एनॉय करे, रेसेंटमेंट करे, और आपको बताना है उसका राइट आंसर, जिसमें कि एक वर्ड यहां पे गेनिंग वर्ड दे रखा है, एक एक्सोडस दे रखा है। एक्सोडस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है बच्चे, इसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे बच्चे पहला वर्ड मैं बताता हूं गेलिंग। गेलिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग। अगर मैं इस वर्ड की बात करता हूं तो ये वर्ड मेरे बच्चे यहां क्या आ जाएगा, इरिटेटिंग। ये वर्ड आ गया। एक्सोडस, ए लार्ज स्केल ऑफ डिपार्चर। आपने मेरे बच्चे बात सुनी है, जब पलायन करना, ये वर्ड बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लार्ज स्केल ऑफ पलायन, यानी इसको सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं डिपार्चर। ठीक है, ये शब्द मेरे बेटे यहां पर आ जाएगा। एक वर्ड आता है इनुई। इनुई का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, थकावटी, बोरिंग। तो यहां पे मेरे बेटे ये आ जाएगा टायर्ड, जिसको मेरे बच्चे मैं बोलता हूं वियरी। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या बोलता हूं, वियरी। और लास्ट वर्ड आता है फिक्शियस। अब फिक्शियस का मतलब क्या होता है, इमेजनरी। तो ये वर्ड मेरे प्यारे बच्चों यहां पर यूज हो जाएगा। तो ये शब्द भी यहां पर क्या आ जाएगा, इमेजनरी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। दैट्स माई पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट 24 एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझना। सवाल बहुत अच्छे हैं। कहता है मीनिंग ऑफ इडियम्स, ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी। मेरी बात ध्यान से समझना। ही मेड लाइट ऑफ इंजरी, इन लाइट ऑफ हिज इंजरी, ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी मतलब किसी बात को हल्के में लेना। मेड लाइट का मतलब मेरे बच्चे पूरा का पूरा इडियम्स एंड फ्रेजेस है बच्चे, हल्के में लेना। तो इसको मैं सीधा सीधा यहां लिख सकता हूं कि हल्के में लेना। ये सुनो, ये वर्ड मेरे बेटे यहां पर आ गया, हल्के में लेना। तो आंसर क्या आएगा, गंभीरता से नहीं लिया गया। ए डेंजरस सिचुएशन नहीं, पैसिफाई नहीं, ट्रीटेड इट लाइटली। दैट्स माय पॉइंट, आंसर मेरा ये आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलता है वन वर्ड, स्टडी ऑफ रेस, कल्चर और डेवलपमेंट, यानी सीधे सीधा मानव जाति और संस्कृति का अध्ययन करना। अब मानव जाति के लिए बात करता है तो मेरे बच्चे आंसर यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। तो जहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एंथ्रो वर्ड यूज हो जाए, इस बात को ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको एंथ्रो वर्ड मिल जाए, आपको सोचना नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या लगाना है, क्योंकि एंथ्रो वर्ड जो आता है वो मानव के लिए आता है, मैन के लिए आता है, ह्यूमन काइंड के लिए आता है। तो जब ये वर्ड आपको मिल जाएंगे तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लगाएंगे एंथ्रोपोलॉजी। और लॉजी का मतलब मेरे बेटे यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, स्टडी। यस और नो। जेनेटिक्स का मीनिंग मेरे बच्चे आप लोगों को पता होगा, इसका मीनिंग होता है वंशानुक्रम, जिसको हम डीएनए कहते हैं। यस और नो। यूजेनिक्स का मतलब मेरे बच्चे मानव जाति के अनुवांशिक गुणों को सुधारने का विज्ञान, यानी सीधा सीधा जेनेटिक इंप्रूवमेंट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मैंने बता ही दिया। और लास्ट वर्ड आता है सोशियोलॉजी, जो सामाजिक विज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा। जय हिंद।